हमें हमारे साथ लेनी है। तो चलो हम यात्रा करने के लिए एसटी महामंडल की बस का आयोजन करते हैं। उसी बस में हमें आज एक अच्छी यात्रा हमारी पूर्ण करनी है। तो उसके बाद हमें वहाँ जाकर जिस चीज़ों का घटकों का निरीक्षण करना है, तो वो चीज़ें हैं मृदा, वनस्पति, अधिवास। इन सभी चीज़ों का, घटकों का हमें बारीकी से यात्रा करते समय निरीक्षण करना है। उस निरीक्षण में हमें उनकी सूची भी बनानी है। सूची बनाते वक्त जैसे कि बस से जाते जाते हमें रास्ते में जो पर्वत, पठार, मैदान, ये जो भूमि का भाग है, वो भू आकृति है, उसका भी निरीक्षण हमें बारीकी से करना है और उनकी सूची बनानी है। उनके पॉइंट्स हमारी सूची में लिख कर लेने हैं। जैसे कि जलाशय, जहाँ कितना बड़ा जलाशय है, कितना छोटा जलाशय है, उनका पानी कैसा है, यानी कि मीठा, खट्टा, इनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, उनका निरीक्षण करना है। उसके बाद वनस्पतियाँ, हम जैसे ही हमारी जगह बदलते हैं तो वनस्पतियों के बारे में हमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग भेद देखने को मिलते हैं। उसमें जंगलों के प्रकार, कई जगह तो वनस्पतियाँ ही नहीं दिखाई दे रही थी, मानव ने उसे कैसे तोड़ के कम किया है, इनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, उनका निरीक्षण करना है। और इनके साथ साथ वहाँ के जो लोग अपने अधिवास में, बस्तियों में रहते हैं, उन घरों की रचना, यानी मानव अधिवास बस्ती की रचना कैसी है, उनका भी निरीक्षण करना है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के घरों की रचना और हम जहाँ रहे हैं वहाँ के घरों की रचना कैसे अलग अलग प्रकार की है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, उनकी सूची बनानी है। देखो, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में हमें समतल भाग ही देखने को नहीं मिलने वाला, तो वहाँ के कुछ भाग घाट, पर्वतीय भाग होने वाले हैं। तो वहाँ के आदिवासियों का जो प्रतिरूप है, वो प्रतिरूप हमें इस फोटो में देखने को मिल रहा है। इसका भी वर्णन हमें करना है। जैसे कि देखो, यहाँ का जो समतल पठारी प्रदेश है, वहाँ उस पठारी प्रदेश में ऊंचाई पर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, उस वृक्षों के बारे में भी चर्चा करनी है। कौन से प्रकार के वृक्ष है, कैसे है, घने हैं या विरल है, इन सभी की चर्चा हमें यहाँ इस सूची में बनाकर करनी है। और यहाँ की जो खेती देखने को मिलती है, उस खेती का प्रकार हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी है। जैसे कि खेती करने वाले जो प्रकार होते हैं, उसमें से अलग अलग प्रकार के जो खेती के प्रकार है, वो हमारी सूची में उसका भी वर्णन लिखना है। वहाँ जाते समय किसी जगह हम ऐसे घरों की रचना देखते हैं कि वो घर कैसे बने हैं। जैसे कि उसमें मिट्टी का घर, पत्थरों का घर, सीमेंट के घर, लकड़ियों से बनाए हुए घर, एक अलग अलग प्रकार के घरों की रचना होती है। ये घरों की रचना भी हमें महत्वपूर्ण है, उनका भी वर्णन हमारी सूची में होना, उनकी नोंद करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे कि हमने इसके पहले जंगल
वनों का भाग देखा, वैसे या सपाट भूप्रदेश में शुष्क कुछ ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं कि कुछ ऋतुओं में उनके पन्ने झड़ जाते हैं। उसे पानझड़ी ऐसे भी वृक्ष कहा जाता है। ऐसे भी वृक्षों का वर्णन वहाँ हमें निरीक्षण करके करना है। जैसे देखो, हमने घरों की रचना तो देखी, लेकिन उनके अलग अलग भेद होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस मानचित्र में या फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ रेशीय मानवीय बस्ती देखने को मिलती है। जैसे कि कोई एक अच्छा सा बड़ा सा रास्ता है और उस रास्ते के दोनों तरफ से एक कतार में बस्तियाँ बनी है, तो उसे रेशीय मानवीय बस्ती ऐसा कहा जाता है। ये भी हमें देखना है, निरीक्षण करना है। जैसे कि कुछ भाग में जो पर्वत, पठार और मैदान में जो अलग अलग घर बनाए जाते हैं, उस घरों में लकड़ी की, मिट्टी के छत वाले घर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वो भी हमें वहाँ उनका निरीक्षण करके उसकी सूची बनानी है। जैसे ही हम सोलापुर शहर में प्रवेश करने वाले हैं, जाते जाते जैसे ही नलदुर्ग से निकलते हैं तो सोलापुर में जाएंगे, तो सोलापुर में एक शहर जैसा भाग हमें देखने को मिलेगा। तो शहर में वहाँ जनसंख्या इतनी भीड़ रहती है कि ये भीड़ हमें मालूम पड़ती है, और इस भीड़ से ही पता चलता है कि ये शहर है। और उसमें ही शहर समझने के लिए हमें वहाँ की जो इमारतें हैं, वो इमारतें एक अलग प्रकार का भाग हमें देखने को मिलता है। वहाँ की ऊंची इमारतें, अच्छे रास्ते, अलग अलग प्रकार के वहाँ के दुकानें, मॉल्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के भाग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। शहरों में जो मॉल होते हैं, उस मॉल में हमें जो खरीदारी, अलग अलग चीज़ें खरीदनी होती है, वो भी चीज़ें हम वहाँ जाकर खरीदेंगे। जैसे कि ग्रामीण भागों में जो नहीं मिलता, वो शहरों में मॉल्स, बिग बाज़ार ऐसे भागों में हमें कुछ खरीदने के लिए मिलता है। वहाँ के होटल, हमारे गांव में, ग्रामीण भागों में अलग अलग तरीके के होटल होते हैं। वहाँ के होटल कितने बड़े, वहाँ का खाना कैसा मिलता है, ये सब कुछ जानकारी भी हमें मन में रखकर उसका भी वर्णन हमें करना है। चलो, बस में बैठकर फिर से हम आगे वाला इंदापुर का भाग शुरू करते हैं। इंदापुर के रास्ते निकलने के लिए हमें बस में बैठकर आगे चलना है। रास्ते में अलग अलग प्रकार की खेती देखने को मिलती है। वहाँ जो भात की खेती है, कुछ किसान इस फोटो में भात बोते हुए देखने को मिल रहे हैं कि वो अलग अलग खेती का प्रकार इससे मालूम पड़ता है। आगे जाकर हमें दलहन की खेती देखने को मिलती है। दलहन के अलग अलग भाग होते हैं, उसमें से मूंगफलियाँ है, अलग अलग प्रकार के कडधान्य है। इन सभी चीज़ों का वर्णन उसमें हमें निरीक्षण करके करना है। आगे जाकर हमें गन्ने की खेती देखने को मिलती है। जैसे हम इंदापुर छोड़ते हैं, जो उरुली कंचन, वहाँ का जो बड़ा सा डैम है उजनी जलाशय, उस उजनी जलाशय के भाग में गन्ने के खेत बड़े ही अच्छे रूप से देखने को मिलते हैं। वहाँ के सब्जियों के, फलों के बाग, एक अलग अलग प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है। उजनी डैम से निकला हुआ जो नहर है, उस नहर से खेती को पानी दिया जाता है, और वही पानी खेती के लिए सिंचन से अपने अपने खेती को ये किसान देने का प्रयास करते रहते हैं, और अच्छी खेती बनाने का काम वहाँ करते हैं। आगे जो हमें फोटो में दिखाई दे रहा है, वो है उजनी जलाशय। और वो उजनी जलाशय
हमें भीमा नदी के ऊपर बंधा हुआ देखने को मिलता है और उसी से वो नहर और नहर से मिला हुआ पानी खेती को दिया जाता है। इसके पहले हमने वो देखा है। उजनी धरण या उजनी बांध को देखने के बाद हमें फिर से हमारे बस की ओर चलकर आगे वाला रास्ता तय करना है। दोपहर का खाना खाने के लिए हमें वहाँ पुणे शहर के ओर चलना है। तो पुणे शहर जाते ही हमें वहाँ दोपहर का खाना खाना है, वहाँ का शहर का निरीक्षण करना है। ये सभी वर्णन भी हमें महत्वपूर्ण है। और खाना खाने के बाद हम अभी पुणे शहर से दक्षिण की ओर जो सिंहगढ़ या उसे ही दूसरे नाम से जाना जाता है वो है कोंडाना किला। उस कोंडाना किला का निरीक्षण करने के लिए हमें आगे वाला रास्ता तय करना है। चलो उसी ओर निकलते हैं, सिंहगढ़ की ओर। सिंहगढ़ के ऊपर जाते ही हमें अलग अलग प्रकार की रचना, घरों की रचना वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो छप्पर है वो भी वैसे ही तरीके से उनकी रचना बनाई गई है। सिंहगढ़ में ही शिवाजी महाराज ने जो इतिहास में हमने पढ़ा है वो सब जानकारी हासिल करने के बाद जो हमने निरीक्षण किया उसमें से ये एक भाग देखने को मिलता है कि सिंहगढ़ के दक्षिण भाग में जो खड़कवासला बांध है उनका भी जलाशय सिंहगढ़ के ऊपर से हमें देखने को मिलता है। और ये खड़कवासला बांध का पानी का जलाशय बहुत ही बढ़िया यहाँ से हमें देखने को मिलता है। सिंहगढ़ के ऊपर ही यहाँ वहाँ घूमने के बाद हमें जो भूख लगती है तो हम वहाँ के ही छोटे छोटे होटलों में नाश्ता करने के लिए जाते हैं और वहाँ पेट भर के ज़रा अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं और आगे निकलते हैं। बाद में पुणे शहर में हम आते ही हमें वहाँ के जो मशहूर स्थान है उनका भी निरीक्षण करना है। तो उसमें पहला आता है शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा पेशवा जो इतिहास में हमने पढ़ा है उनका पूरा इतिहास हमें इतिहास में देखने को मिलता ही है, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमें वहाँ देखने को मिलता है तो बहुत ही बढ़िया मज़ा वहाँ आता है। उनके बाद शनिवार वाड़ा के पास ही महात्मा फुले सब्जी मंडी, वहाँ जाकर हम वहाँ की मंडी का भी निरीक्षण करेंगे, उसे भी देखेंगे, उसका भी वर्णन हमारी सूची में करेंगे। उसके पास ही जो तुलसी बाग है उस तुलसी बाग में भी ज़रा घूम के आएंगे और रात का ठहरना हमारा वही रहेगा। यहाँ तक का भाग हमने एक दिन का पूरा रास्ता तय करके पुणे शहर में आकर हम आज यहाँ रुकने वाले हैं। आगे वाला जो भाग है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। लेकिन आपको मैं एक प्रश्नावली तैयार करने के लिए एक स्वाध्याय दे देता हूँ। तो वो प्रश्नावली आपको बनानी है। वो प्रश्नावली ऐसी रहेगी कि उसमें हमने जो नलदुर्ग से लेकर पुणे तक का जो भाग हमने रास्ता पार किया है उसमें हमें आते आते जो भी देखने को मिला है उन सभी के लिए आपको एक प्रश्नावली तैयार करनी है। उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न तैयार करता हूँ और वैसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। नलदुर्ग से लेकर पुणे तक हमें कौन कौन से शहर देखने को मिले, ऐसे आपको 10-15 सवाल तैयार करके लाने हैं। यही आपका स्वाध्याय रहेगा। थैंक यू।